सो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 21 क्लास 8 डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में बेसिकली क्या पढ़ा जाता है? डेटा हैंडलिंग जो होता है वो आपका तीन चीज़ आता है इसमें। फर्स्ट जो होता है वो है डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आपने जब डेटा को कलेक्ट किया तो वो आपका एक रो डेटा होता है, ठीक है। उसको फिर आप एक अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन हम लोग दो तरीके से सीखेंगे क्लास में। एक होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड चीज़ जो होता है वो होता है डेटा को एनालाइज करना, ठीक है। डेटा इकट्ठा करने के बाद उसमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन निकालना कि ये उस पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड। और डेटा जो होना चाहिए बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा जो है उसको हम कैसे समझते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, डेटा को क्या बोलते हैं। डेटा क्या है बेसिकली? इट्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो किसी पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल कभी किसी डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, कभी दूसरे तरह के डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं होता, मतलब कोई यूज़ नहीं होता उसका। आपको डेटा जो है एक ही तरह का इकट्ठा करना है, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे यूजफुल डेटा, जिसको कि हम लोग डेटा को एनालाइज कर पाएँ, ठीक है। तो डेटा जो है हम लोग किसको बोलेंगे? एक सिमिलर टाइप हो, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को बोलेंगे। और वो क्या होना चाहिए? बेसिकली न्यूमेरिकल फैक्ट्स होना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो उसको हम लोग डेटा बोलेंगे। और रो डेटा जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड है आपका ये डेफिनेशन जो मैंने लिखे हुए हैं बेसिकली ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, MCQs आएगा, उसमें आपको हेल्प करेगा। जैसे रो डेटा किसको बोलेंगे आप? रो डेटा है आपका डेटा गैदर्ड इनिशियली, मतलब जो डेटा आपने इनिशियली गैदर्ड किया, ठीक है। शुरुआत में जो डेटा आपने इकट्ठा किया, जब आपने जो है इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट किया, तो आपने डेटा को लेना शुरू किया, तो आप उसको अरेंज नहीं करते हैं, ठीक है। वो अनऑर्गेनाइज टाइप का डेटा होता है, दैट इज नॉट अरेंज, मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में। और थर्ड जो है इसमें लिखा हुआ रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, रेंज होता है कि आपने जो डेटा इकट्ठा किया, सपोज कीजिए मैं किसी क्लासरूम टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके क्लास में कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी बच्चे का अगर 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो हो सकता है किसी बच्चे का 40 मार्क्स आए, किसी का 50 आया, ठीक है, किसी का 55 आया, और किसी का फिर 30 आ गया, ठीक है, किसी का 80 आया, किसी का 90 आया, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए ये डेटा आया आपके पास। तो इसमें आपका जो लोएस्ट डेटा है वो क्या है? 30 है, और हाईएस्ट डेटा क्या है? 90 है। तो ये जो डेटा का डिफरेंस है दैट इज 90 - 30, मतलब लोएस्ट जो आपका इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन है 30, और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज 90। इन दो ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज रेंज। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद है आपका स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आपको मैंने समझा दिया है। बेसिकली डेटा हैंडलिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ते हैं बेसिकली। स्टैटिस्टिक्स इसको जो है स्टैटिस्टिक्स के नाम से ही जाना जाता है, स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? डेटा कलेक्शन है। पहला चीज़ जो है डेटा का कलेक्शन है। सेकंड चीज़ है आपका उसका रिप्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया हम लोग इसको दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका है टेबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका है ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। दूसरा तरीका है ग्राफिकल फॉर्म। पहला टेबुलर फॉर्म किसको बोलते हैं? टेबल्स को बोलते हैं, जिसमें रो और कॉलम होता है, ठीक है। रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड जो है ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आपके क्लास में सिर्फ हम लोग को एक ही ग्राफ पढ़ना है, दैट इज हिस्टोग्राम, ठीक है। और टेबल हमें क्या पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के नाम से आपको पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो बेसिकली जो हमारे क्लास 8 का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको एक तो ये डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया है इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ये डेफिनेशंस आपको याद करना है, ठीक है, कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज रो डेटा, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक। और उसके बाद हम लोग ये दो चीज़ सीखेंगे इस क्लास में। पहला चीज़ जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दो तरह का डेटा के लिए हम लोग पढ़ेंगे, एक है अनग्रुप डेटा और दूसरा है ग्रुप डेटा। इसका जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, दोनों का हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो फिर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि अनग्रुप डेटा किसको बोलते हैं और ग्रुप डेटा किसको बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड है ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम लोग एक ग्राफ सीखेंगे, दैट इज उसका नाम है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये दो चीज़ ही पढ़ना है आपकी क्लास में।
क्लास 8 में बस यही दो चीज़ आप लोग को, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर होगा उसमें आपको या तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए देगा या फिर हिस्टोग्राम बनाने के लिए देगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सबसे पहला टॉपिक अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है हमें अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, हम लोग इस पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डेटा, इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल है हमारा क्या है, ये बेसिकली किस टाइप का सर्वे है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 20 फैमिलीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 20 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। ठीक है, किसी विलेज के 20 फैमिली का जो बच्चों का जो डेटा है 20 फैमिलीज का, वो सर्वे में ये आया है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से दिया हुआ है। ये स्टूडेंट कौन सा डेटा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रो डेटा। ठीक है, और अब हम लोग को क्या बोला है, इसका क्या बनाना है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो फिलहाल आप इस अनग्रुप और ग्रुप पे फोकस मत कीजिए, जब दोनों का एग्जांपल मैं दे दूंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अनग्रुप डेटा क्या है और ग्रुप डेटा क्या है। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये फोकस करते हैं कि हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल में बेसिकली देखिए आपके पास कोई भी जो दोनों टेबल में 3 ही कॉलम होगा। पहला कॉलम वो होगा आप जिस टॉपिक के लिए आप ये टेबल बना रहे हैं, हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए। तो हमारा जो पहला कॉलम होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सेकंड कॉलम जो होगा हमारा वो होगा टैली मार्क। ठीक है, ये वाला जो सेकंड कॉलम है ये बेसिकली ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, और थर्ड जो है हमारा वो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में थर्ड हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, देखिए कोई भी चीज़ कितनी बार हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है वो कोई भी चीज़ का वो क्या होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे हमारे केस में जैसे सबसे पहले तो हम लोग ये कैटेगरी देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आया है वो बेसिकली क्या आ रहा है। देखिए जो फर्स्ट वाला जो कैटेगरी है अनग्रुप डेटा, इसमें जो आपके ऑब्जर्वेशन होंगे वो रिपीटेड होंगे। ठीक है, जैसे देखिए 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, मतलब कि ऑब्जर्वेशन जो है कुछ लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है वो बार बार आएंगे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अनग्रुप डेटा, जो ऑब्जर्वेशन जिसमें रिपीटेड होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपका जो बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, या तो वो 1 है, या तो वो 2 है, या 3 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। दैट इज ये 1 2 और 3 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह के डेटा को अनग्रुप डेटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, टैली मार्क करना है। ठीक है, टैली मार्क किसको बोलते हैं कि आप यहाँ से काउंट करते जाइए और यहाँ पे अपना मार्किंग करते जाइए। ठीक है, जैसे 1 आया, इसको आपने यहाँ पे एक टैली मार्क कर दिया। देखिए जब आप टैली मार्क करेंगे तो इसको कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो या तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप इसको कट करके बनाएं या फिर टैली मार्क करके बनाएं। ठीक है, तो ये एक बार मैंने इसको दिखा दिया आपको, जैसे अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1 आया, फिर सेकंड 1 आया तो फिर आपने दूसरी बार 1 कर लिया, फिर थर्ड 1 आया तो फिर तीसरी बार 1 कर लिया, फिर चौथी बार 1 आया तो फिर आपने चौथी बार 1 कर लिया। जब आपके पास 5वीं बार 1 आएगा तो आप 5वां डंडा नहीं देंगे, आप उसको ऐसे करके क्रॉस कर देंगे। तो ये आपका टैली मार्क का एक तरीका है। ये 5 का एक सेट होता है। ठीक है, तो हमारा 5 यहाँ तक आ गया था, ये हमारे पास अब एक और एक्स्ट्रा आ गया 6। ठीक है, सेकंड आप 2 वाले को देखेंगे तो 2 आपका कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और 5 बार आ गया तो आप इसको 1 2 3 4 और 5 कर देंगे। ठीक है, और फिर 1 और 2 बार फिर आ गया तो फिर आपने इसे 2 डंडा दे दिया। उसके बाद आपका 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब 3 का बच गया है ना। तो 3 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 2। ठीक है, तो ये कितनी बार है, देखिए 5 1 6। टैली मार्क को क्या होता है कि एक बार में आपको देख के पता चल जाएगा ये तो 5 का सेट है। ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये 1 तो ये 6 हो गया। ये भी 5 का सेट है +2 तो ये 7 हो गया, और ये हो गया 5 + 2 7। उसके बाद आप लास्ट में एक कॉलम जरूर डालेंगे, उससे आपका मिस्टेक होने का भी चांसेस कम रहेगा, वो होगा टोटल का। ठीक है, और इसको टोटल कर लेंगे, ये टोटल लिख के इसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, 7 + 7 14 + 6 20, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, 20 फैमिलीज का था तो 20 है ना।
तो इसका मतलब ये ठीक हो गया कि कई बार क्या होता है कि ये आपकी काउंटिंग में कई बार क्योंकि डेटा बड़ा रहता है, अभी तो हमने 20 का भी लिया, कई बार 40 50 का भी डेटा होगा, तो हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए, कोई डेटा रह जाए, तो आप जब आप काउंटिंग करेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ। ठीक है, तो बस इतना सा था। ये इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल में पहला जो कॉलम होगा वो क्या होगा, जिस चीज़ के बारे में हम टेबल बना रहे हैं वो होगा। सेकंड टैली मार्क जो कि ऑप्शनल है, आप कट करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टैली मार्क से बनाना तो फिर तो आपको यूज़ करना ही है। और थर्ड हमेशा ये जो कॉलम है ये फ्रीक्वेंसी का होगा कि ये चीज़ जो आप जो लिख रहे हैं वो कितनी बार हो रहा है, जो भी आप ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं वो कितनी बार हो रहा है, वो रिपीटेड होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये डेटा कैसा होगा, अनग्रुप डेटा होगा जिसमें ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा होगा। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जिसमें क्या होगा, आपका वो ऑब्जर्वेशन वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल है हमारा, इसमें भी आपको वही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बोला जा रहा है। एग्जांपल किस तरह का है, एग्जांपल दिया हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब किसी क्लासरूम टेस्ट में जो 20 स्टूडेंट का मार्क्स है वो बेसिकली आपको इस तरह से दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में बोला है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप अनग्रुप कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा कि क्या ग्रुप क्या अनग्रुप, आपको सिंपली ये डेटा दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या देंगे, सबसे पहला कॉलम हमारा टॉपिक क्या है, मार्क्स ऑब्टेन, तो हम लोग पहला कॉलम रख सकते हैं मार्क्स, क्लास मार्क्स। ठीक है, या मार्क्स लिख दीजिए, मार्क्स ऑब्टेन, पहला हमारा कॉलम हो गया मार्क्स का। ठीक है, सेकंड कॉलम हमारा जो कि ऑप्शनल है दैट इज टैली मार्क। ठीक है, टैली मार्क। और थर्ड हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी होगा हमेशा। ठीक है, थर्ड हमारा फ्रीक्वेंसी होगा हमेशा। ठीक है, अब देखिए जब आप इसका टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे वो आपको यूजलेस टाइप का लगेगा। कैसे, पिछले एग्जाम्पल में क्या था, ये डेटा रिपीट हो रहा था। ठीक है, या तो एक ऑब्जर्वेशन, या तो हमारा जो आउटपुट था ऑब्जर्वेशन था वो बेसिकली 1 था, 2 था या 3 था, तो हमने उसको बड़े आराम से 3 बार लिख दिया। एक बार 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसका टैली मार्किंग करके उस कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी दैट इज वो फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है वो लिख दिया। बट अगर इस ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो इसमें कुछ तो रिपीट हो ही नहीं रहा। अगर एक आध बार कोई गलती से हो भी गया, उससे होगा क्या, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा सबसे जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो 40 है, उसके बाद 41 है, 42 है, तो क्या हम एक लाइन से यहाँ लिखना शुरू करेंगे और सबके आगे फ्रीक्वेंसी 0 लिख देंगे क्योंकि वो रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो ये कैसा टेबल बनेगा, यूजलेस टेबल बनेगा, है ना। तो इसको हम लोग मीनिंगफुल बनाने के लिए हमारा काम क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करना, अच्छे से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट करना जो कि मीनिंगफुल लगे, जिसको देख के एक बार में कोई कुछ जो है ऑब्जर्वेशन निकल के आए, कुछ एनालाइज कर पाए हम उसको, है ना। तो इसके लिए हम लोग को इस तरह के जो डेटा होता है दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड टॉपिक है अनग्रुप डेटा। ठीक है, मतलब इसको हम लोग को ग्रुपिंग करना पड़ेगा, ये अनग्रुप्ड है, इसको हम लोग को ग्रुपिंग करना पड़ेगा, दैट इज एक क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक हम लोग को रेंज डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग इस नंबर से इस नंबर वाले तक को इस क्लास में रखेंगे। ठीक है, जैसे आजकल जो नंबर सिस्टम है आपके जो मार्कशीट में लिखा होता है ए प्लस बी प्लस, वो क्या होता है, वो बेसिकली उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, मार्क्स होता है ना। सबको ए आता है, किसी को ए प्लस आता है, किसी को बी आता है, तो उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, मार्क्स होता है कि जैसे 80 से 90 वाले को ए, और 90 से 100 वाले को ए प्लस। ठीक है, उसके नीचे बी, तो वो उन्होंने क्या किया, एक क्लास डिफाइन किया हुआ है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो वही काम हम लोग को करना है, हम लोग को ग्रुपिंग करना है इस टाइप के ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो हम लोग कैसे ग्रुप करेंगे, जो हमारा जो लोवेस्ट है ऑब्जर्वेशन में जो हमारा लोवेस्ट डेटा है दैट इज हमारे केस में 40 है आई थिंक, है ना। तो हम लोग 40 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में तो दिया हुआ रहेगा कि आपको जो वो क्लास रेंज है वो कितना लेना है। अभी हम लोग अपने से एक आइडिया से ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ 40 से 50 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगला जो क्लास होगा वो हमारा 50 to 60 हो जाएगा। ये हमेशा फिक्स होना चाहिए, मतलब जो रेंज आप ले रहे हैं क्लास का वो फिक्स होना चाहिए। जैसे आपने 40 से 50 लिया तो इसका मतलब आपने 10 का लिया, 10 रेंज लिया आपने एक, तो अगला जो रेंज होगा वो भी फिक्स्ड विड्थ का होगा दैट इज 50 to 60, फिर हो जाएगा 60 to 70,
फिर 70 to 80 और 80 से 90, ठीक है। अब 90 के बाद मेरे पास कोई डेटा है नहीं इसलिए मैं ले रहा हूँ, अदरवाइज आप 90 to 100 भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रखना स्टार्ट करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 50 होता है, जो मतलब इसको बोलते देखिए 40 और 50 में 40 हमारा क्या है अपर लिमिट और 50 है हमारा लोअर लिमिट। तो जो हमारा अपर लिमिट है वो इंक्लूड नहीं होता है, ये हम मान के चलते हैं, ये हम लोग ये स्टैंडर्ड तरीका है कि वो जो हमारा अपर लिमिट है, जो हमारा सेकंड डेटा दैट इज 40 to 50 में जो हमारा 50 है, इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट, ये इंक्लूड नहीं होता है। आपके क्लास में 8 क्लास में आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें ऑलरेडी ये बात लिखा रहेगा कि ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो हम इसको यही मान के चलेंगे। इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि 50 इंक्लूड नहीं है, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब कि जैसे आपका 40 अगर आया, ठीक है, अगर 40 आया तो आप उसको इसी क्लास में रखोगे, फर्स्ट क्लास में, ठीक है, 40 to 50 वाले क्लास में। 41 आएगा तो आप भी इसी में काउंट करोगे, 42 आएगा तो भी उसको आप इसी क्लास में काउंट करोगे, 49 आएगा तो भी आप इस क्लास में काउंट करोगे। बट अगर 50 आएगा तो आप उसको इस क्लास में नहीं करोगे, आप उसको सेकंड क्लास में करोगे, क्योंकि आपका सेकंड क्लास फिर से 50 से स्टार्ट हो रहा है ना, 50 में यहाँ खत्म होकर 50 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो 50 आएगा वो इस यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, तो 50 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 50 इज नॉट इंक्लूडेड हेयर, है ना। तो 50 कहाँ इंक्लूड करना है आपको, यहाँ करना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो हम लोग अब आते हैं टैली मार्क से, जैसे 40 हमारा यहाँ पे आएगा तो हम लोग के 40 to 50 हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो 40 to 50 जो है हमारा ये आ गया आपका, ये आ गया 40 और 42 भी आ गया और 41 भी आ गया, 49 भी आ जाएगा और आएगा 50 तो हम लोग लेंगे नहीं, है ना, 50 हम लोग सेकंड क्लास में लेंगे, तो मेरे ख्याल से और कोई नहीं है, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये 1 2 3 4, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद 50 to 60 में देखिए, 50 to 60 में हमारे पास पहला आ गया ये 1 2 3 4 5 अब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 5, कैसे दिखाएंगे आप 1 2 3 4 और ये 5 और ये 5 लिख दिया, ठीक है। और 60 to 70 में देख लीजिए, 60 to 70 में ये पहला ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 70 इसमें नहीं आएगा, है ना, तो आई थिंक 3 है, ठीक है। तो ये 1 2 3 हो गया और ये 3 लिख दिया आपने। उसके बाद 70 to 80, 70 to 80 में आप अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 70 आएगा इसमें, ठीक है, लोअर लिमिट में आएगा, 70 लोअर लिमिट में है तो 70 काउंट होगा 70। तो ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4, फिर ये हो गया 5, ठीक है। तो 5 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 5 ऐसे लिख देंगे आप इसको। उसके बाद अगर आपका 80 to 90 है ना, तो 80 to 90 में 1 2 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 आप ऐसे दिखा देंगे और ये 3 लिख देंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक टोटल लिख देंगे, ठीक है, टोटल लिख देंगे और इसको काउंट कर लेंगे। जैसे ये 5 5 10 3 6 4 10, ठीक है, 20, ये आपका टोटल 20 आना चाहिए, जिससे कि आपका ये हो जाएगा कि आपसे कोई मिस्टेक भी नहीं हुआ और ये लिखने का तरीका भी है, नीचे में आपको टोटल करना होता है, ठीक है। और ये आप समझ गए होंगे कि हमने जो 80 आया है तो 80 को आपने 70 to 80 में नहीं लिया, आपने 80 to 90 में लिया है, ठीक है। तो बस यही था, है ना। अब आप कोई भी एग्जांपल आप अपने बुक से, RS अग्रवाल से, NCERT से, किसी भी से बुक से उठाएंगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का कंसेप्ट, इतना ही कंसेप्ट है, आप कोई भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बना सकते हैं। और इसी टॉपिक में, मतलब ये जो सेकंड टॉपिक है हमारा ग्रुप डेटा में, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बोर्ड को क्लीन करके आपको वो 2 ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 चीज़ है, तीनों के आगे क्लास 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 लगा हुआ है। ये क्लास वो वाला क्लास नहीं है जो आपका मतलब स्कूल का क्लास होता है। बेसिकली ये क्लास हमारे टेबल से रिलेटेड है, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा है उससे रिलेटेड है, ठीक है, ये क्लास। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये तीनों के आगे क्लास लिखा रहता है तो कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार कि क्लास मार्क क्या होता है या क्लास साइज क्या होता है।
और क्लास इंटरवल क्या होता है। देखिए क्लास इंटरवल क्या होता है, ये जो हमने कैटेगरी बनाया था 40 to 50, 50 to 60, ये हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, जो भी आप कैटेगरी बनाएंगे 40 to 50 हमारे केस में, या 50 to 60 जो है, ये इसी को हम लोग बोलेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये क्लास इंटरवल आपको चूज करना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल हम लोग इसको बोलेंगे। और क्लास साइज किसको बोलेंगे, क्लास साइज बेसिकली इसको मैंने आपको क्या बताया था, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो क्लास साइज जो होता है वो हम लोग डिफाइन करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। क्लास साइज क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप किसी भी क्लास इंटरवल को अगर आप चूज करेंगे तो ये आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। दैट इज, जैसे अगर हम लोग इस वाले इंटरवल को चुनेंगे तो 50 माइनस 40 कितना आया स्टूडेंट्स, ये आया 10। और अगर आप सेकंड इसको अगर चूज करेंगे तो इसमें भी आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा, 60 माइनस 50, तब भी आपका 10 आएगा। दैट इज, ये आपका क्या रहने वाला है, ये फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्लास साइज हमेशा आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आइए आपका क्लास मार्क, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। इसका यूज बेसिकली हम लोग 9th क्लास में करेंगे, बट ये जिसको हम लोग को अभी पढ़ लेना है इसका डेफिनेशन को। क्लास मार्क बेसिकली किसको बोलते हैं, वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको क्लास मार्क निकालने के लिए आ जाता है, सपोज कीजिए अगर हम लोग इस वाले का क्लास मार्क निकालते हैं, ठीक है, 40 to 50 वाले केस में, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा आपका अपर लिमिट 50 प्लस 40 लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 50 90 बाई 2, और ये हो जाएगा 45, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ था। और एक और इसी के साथ आप उसको भी एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्या पढ़ाया था मैंने आपको। जो फर्स्ट इसमें पढ़ाया था वो था स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेंज, ठीक है। तो रेंज भी कुछ इसी तरह का होता है, तो कई बार उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेंज क्या है और जो क्लास इंटरवल क्या है। रेंज हमारा टोटली डिफरेंट है, वो क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपने किया है बेसिकली उसमें जो आपका हायर ऑब्जर्वेशन है माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन, ये क्या था, ये आपका हायर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है क्लास साइज, ठीक है। रेंज क्या हुआ आपका, जो टोटल ऑब्जर्वेशन है उसका जो सबसे बड़ा वाला ऑब्जर्वेशन है और माइनस सबसे छोटा वाला ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। और क्लास साइज हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना अब आपको आ गया है। आप चाहे अनग्रुप डेटा हो, ग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा स्टूडेंट्स किसको बोलेंगे, जिसमें जो है ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे होंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, जैसे सपोज कीजिए आप किसी मार्केट के आसपास कोई एरिया है, उस एरिया में आपने चाय पत्ती का आपने सपोज कीजिए आपको बिजनेस करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अगर उस इलाके में आप घूमेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे कि हर घर में जा जाके कि आप कौन सा चाय पत्ती यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन सा चाय पत्ती यूज़ करते हैं। कोई बोलेगा टाटा, कोई बोलेगा ब्रुक बॉन्ड, कोई बोलेगा, ठीक है, तेज, कोई अलग अलग टाइप का नाम लेगा, लेकिन वो कितने ले लेगा, ठीक है। जितने भी मतलब मार्केट में अवेलेबल चाय पत्ती है उसी का नाम लेगा, सपोज कीजिए 4 या 5 लेगा, तो वो डेटा क्या होगा, रिपीट होगा ना आपका, है ना, वो डेटा रिपीट होगा। तो उस टाइप का जो ऑब्जर्वेशन है वो किस में आएगा, अनग्रुप डेटा में आएगा। तो उसकी आप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे, वो उसका नाम लिखेंगे उन चाय पत्ती का, और उसके आगे कितनी बार वो कितने लोगों ने बोला, वो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जैसे टाटा टी वाले 100 हैं तो आपने 100 लिख लिया, ठीक है, ब्रुक बॉन्ड वाले 150 है तो आपने 150 लिख लिया। तो ये डेटा आपने इकट्ठा किया, फिर उसको प्रेजेंट कर दिया, उसको फिर एनालाइज क्या होगा, उसका हेल्प क्या होगा, तो वो आपके मार्केटिंग में हेल्प हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया में कौन सा चाय पत्ती ज़्यादा बिकता है, तो वो उस तरह से जो है डेटा का हेल्प लेते हैं। डेटा का हेल्प जो है, जो गवर्नमेंट जो है तरह तरह की जो स्कीम निकालती है बेसिकली, तो वो भी इसी तरह के डेटा का एनालाइज करके निकालती है कि कहाँ पे जो है किस एरिया में कितनी गरीबी है, तो उनके पास कितना फंड है, बेसिकली वो किस तरह से उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने लोग जो है उस फंड को लेने लायक हैं, ठीक है, कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा चीज़ जो है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो एक बहुत बड़ा ब्रॉड रेंज है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है जी। ये पूरा जो अलग अलग कंट्री है बेसिकली ये सारा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, और हम लोग के लिए हमारे क्लास में बहुत छोटा सा टॉपिक है बेसिकली, और जिसका हमने एक पार्ट कवर कर लिया बेसिकली, एक पार्ट नहीं बल्कि 80% सिलेबस हमने कवर कर लिया है। हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है स्टूडेंट, कि आपने जो आपका डेटा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी तक हम लोग ने टेबल में रिप्रेजेंट किया था, दैट इज टेबुलर फॉर्म। अब हम लोग सीखेंगे ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम को हम बोलते हैं कि हेयर वी यूज रेक्टेंगल्स टू रिप्रेजेंट द ग्राफ टेकिंग क्लास इंटरवल एज बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एज हाइट। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आपका जो ग्राफ है, बेसिकली आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है आपके लिए कि हिस्टोग्राम में आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। एक तो ये याद रखना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप रेक्टेंगल यूज़ करते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में बेस होता है और हाइट होता है। तो बेस और हाइट के लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। क्या? एक तो जैसे सपोज कीजिए पिछला वाला एग्जांपल आप अगर याद करें तो हमारे पास क्या था? क्लास इंटरवल था। जैसे कि 40 से 50 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो 40 से 50 हमारा क्लास इंटरवल था। तो ये क्या कह रहा है कि जो क्लास इंटरवल है आप उसको बेस मान लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं कि बेस हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस में लेंगे और उसका जो हाइट लेंगे वो वाई एक्सिस में लेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है ग्राफ का, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे? बेस लेंगे। और बेस क्या होगा आपका? उस जो टेबल होगा, बेसिकली पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। पहले आपको ग्राफ बनाने के लिए पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपको टेबल दिया हुआ है तब तो आप डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे। अगर आपको सिर्फ डेटा दिया हुआ है तो पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा और फिर उस टेबल से आप ये ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था कि आपका जो बेस है वो क्या होगा? क्लास इंटरवल। मतलब जैसे 40 to 50 है, मान लीजिए ये 40 से 50 वाला इंटरवल अगर ये है आपका, सपोज कीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? बेस एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एज हाइट। तो 40 से 50 वाले पास होने वाले बच्चे सपोज कीजिए 10 थे और ये अगर मेरा 10 है तो हमारा ये रेक्टेंगल इस टाइप का हो जाएगा ना, ये रेक्टेंगल हो जाएगा एक 40 to 50 वाले का। ये आपने हाइट ले लिया, इधर आप उसका क्या ले लेंगे? फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे आप ले लेंगे फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका क्या रहेगा? क्लास इंटरवल। ठीक है, तो बस इतना ही डेफिनेशन है इसका कि हम लोग रेक्टेंगल यूज़ करते हैं और बेस हम लोग हमेशा रेक्टेंगल का क्या लेते हैं? क्लास इंटरवल को लेते हैं। और वाई एक्सिस में हम लोग उसका जो हाइट होता है वो क्या लेते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं और इस तरह से टेबल बनता है उसका। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, वो आपको याद रखना है कि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि जो हमारा हिस्टोग्राम है बेसिकली वो जो है कंटिन्यूस ग्राफ है बेसिकली। ठीक है, वो कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूस ग्राफ है ना, वो कंटिन्यूस ग्राफ है। देयर इज नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स। मतलब किसी भी दो रेक्टेंगल, जैसे अलग अलग रेक्टेंगल्स बनेंगे ना, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें क्या होगा? अलग अलग रेक्टेंगल बनेगा तो वो रेक्टेंगल के बीच में जो है कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कई बार ये पूछा जाता है कि हिस्टोग्राम कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूस की नॉन कंटिन्यूस? तो ये हमारा कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। चलिए ये एग्जाम्पल है ये किसी क्लास टेस्ट का, सपोज कीजिए किसी कोई एग्जामिनेशन का मार्क्स है बेसिकली उसका। ये ऑलरेडी जो है टेबल आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है सपोज कीजिए। अगर आपको नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपने तो सीख ही लिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये टेबल जैसे ये उल्टा बना हुआ है, ऐसे रो में दिखाया हुआ है। ठीक है, ये वही चीज़ है जिससे आपको एग्जाम्पल में मैंने बताया था, ये मार्क्स है और उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बीच का जो मैंने बताया था वो टैली मार्क जो है वो बेसिकली सिर्फ आपको बनाने के लिए है, वो कोई यूज़ नहीं। मेन कॉलम जो दो ही कॉलम होता है बेसिकली, दो ही इंपॉर्टेंट रो या कॉलम बोल लीजिए आप। जैसे इस केस में हमारा ये दो रो है ना, पहला रो है मार्क्स का, वो क्या है? क्लास इंटरवल कि 10 से 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 7। 20 से 30 लाने वाले कितने? 11। फिर 30 से 40 लाने वाले 9, 40 से 50 लाने वाले 4। तो उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है नीचे और ऊपर में आपको क्या दिया हुआ है? क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको क्या करना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है इसे। ठीक है, ये एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। छोटा एग्जांपल लिया है मैंने ताकि मुझे ब्लैक बोर्ड पे बनाना इजी हो। चाहे ये कितना भी बड़ा हो, आपको उसको बनाने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में आप लोगों को क्या लेना है? क्लास मार्क्स, है ना। तो 10 से लेके 20, है ना। तो देखिए ये जो पॉइंट होगा आपका जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है वो हमेशा 0 होगा। अब देखिए ये इंटरवल, सपोज कीजिए आप कोई भी एक इंटरसेप्ट काटते हैं, सपोज कीजिए आपने ये काटा, ये स्टूडेंट्स आपकी चॉइस है कि ये इंटरवल आप क्या लें। ये आप 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्राफ जो है आपको कभी नहीं बताता है कि ये जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है कि 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो आपका स्केल आप
चाहे जितना मर्जी ले सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से, हमारा रेंज यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30 भाग रहा है। अगर हमारा रेंज यहाँ पे 100 से 200, 200 से 300 होता तो हम इसको 100 मान लेते, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, जो हमारा विड्थ है वो 10 है का है, तो हम लोग 10 लेके हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग इसको 10 ले लेंगे, ठीक है। मतलब ये हमारा 0 to 10 हो गया। उसके बाद 10 से 20, तो आपको क्या करना है कि ये डिस्टेंस आपका दिखने में सेम होना चाहिए, ठीक है। 0 तो वो एक मीनिंगफुल ग्राफ बनेगा आपका। जैसे आपने अगर ये 10 लिया है तो ये भी 10 ही होगा, ठीक है। ये जो डिफरेंस होगा तो मतलब ये हो जाएगा 20, उतना ही दूरी पे आप ले लेंगे, ये हो जाएगा 30, उतने ही दूरी पे ले लेंगे 40, और उतनी ही दूरी पे ले लेंगे 50, ठीक है। और उसी तरह से ये भी आप, ये वाला स्केल भी आपको डिसाइड करना है। आपका जो मैक्सिमम जो स्केल में आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका 11 आ रहा है, और मिनिमम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको 2 भी कट करेंगे, 2 का इंटरसेप्ट लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम ये लेंगे 2, ये ले लेंगे 4, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 8, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10। देखिए ये हमेशा आप नंबर्स लेंगे, मतलब काउंटिंग नंबर्स लेंगे, है ना। आप पॉइंट में नहीं ले लेंगे इसको, जो कि आपको डिफिकल्ट होगा, है ना। और जब ये आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, अदरवाइज तो हम लोग एक आइडिया से ही ले लेंगे। जैसे 2 और 4 के बीच में 3 ले लेंगे, है ना। तो हमारा जो है 10 से 20 है। देखिए 0 से 10 हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 10 से 20 है, तो ये वाला हमारा ऐसे ही रहेगा, खाली रहेगा। तो हम लोग 10 से 20 लेंगे। 10 से 20 कितना है, 7। तो 7 हमारा कहाँ बैठेगा, ये है 4, ये है 6, तो 6 और 8 के बीच होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग ऐसे करके डॉट डॉट कर देते हैं, और ये आपने लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, और इसको आगे मिला दिया, और इसको 20 पे ही आगे गिरा दिया, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बना लिया आपने 10 से 20 के बीच, जिसका कितना है फ्रीक्वेंसी 7। उसके बाद 20 से 30 कितना है, 11। तो 11 कहाँ आएगा, एक और हम लोग को यहाँ पे लेना था, 10 के बाद 12 ले लीजिए, तो 10 और 12 के बीच में 11 आएगा, है ना। तो 11 जो है आप ऐसे डॉट डॉट करते हुए जाएंगे। उसके बाद आप अगला आपका, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, आपको याद होगा, है ना, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप ऊपर बढ़ाएंगे, 20 को ऊपर बढ़ा देंगे, और इसको आगे 30 तक लेके जाएंगे, और फिर 30 से इसको मिला देंगे, ठीक है। एक और रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद 30 to 40, 30 to 40 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 9। तो 9 कहाँ आएगा, 8 और 10 के बीच आएगा 9, है ना। तो फिर इसको आप ऐसे डॉट 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 करके मिलाएंगे, और देखिए इसको आप डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं, या बाद में इसको मिटा भी सकते हैं। 30 to 40 है ना, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर है, तो उसको हम लोग कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके मिला देना, ठीक है। ये 40 हो गया। उसके बाद 40 to 50 में है 4, तो 4 कहाँ है स्टूडेंट्स, ये है 4, है ना। तो 4 में तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट 4 के सामने से ये ऐसे करके लेंगे, और ये हो जाएगा 40 to 50 से मिला देंगे। तो इस तरह का हो गया। आप चाहें तो बाद में ये जो डॉटेड लाइन है इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कौन सा तैयार हो गया, कौन सा ग्राफ, ये हो गया आपका हिस्टोग्राम तैयार हो गया, ठीक है। बस इतना सही है, इसी को हिस्टोग्राम बोलते हैं। आप उसके बाद आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। नीचे आपका क्या है, मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है, और इधर आप लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, और ये क्लास मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें मुझे बताना ये है कि देखिए जैसे ये आपका क्या है 10 to 20 से स्टार्ट है, तो आपका ये वाला हिस्सा तो वेस्ट जा रहा है, मतलब ग्राफ में तो इतना तो चलता है, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए अगर मेरा ये जो क्लास का जो मार्क्स है, बेसिकली जो ऊपर वाला जो मार्क है हमारा, वो अगर 40 से स्टार्ट होता, ठीक है, 40 से 50 होता, उसके बाद अगर सपोज कीजिए हमारा जो एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होता, और जो सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन होता वो 40 to 50 में लाई करता, तो हमारा जो टेबल बनता फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो 40 से स्टार्ट होता, है ना। वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता, सपोज कीजिए हमने एक और टेबल ऐसे आपके लिए बना दिया इधर, सपोज कीजिए, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब हमारा पहला ऑब्जर्वेशन ही जो है 40 to 50 में है, उसके बाद 50 to 60 में है, 60 to 70, और 70 to 80 सपोज कीजिए। इसी तरह से 80 to 90, 90 to 100 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका आ गया 5, 7, 10, इस तरह से 11, ठीक है, 10, ये ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसी आ गया, और ये आपका जो मार्क्स है, बेसिकली बच्चों के मार्क्स हैं वो आ गए। तो स्टूडेंट्स अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ऐसे ऑब्जर्वेशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप जब देखिए डिफरेंस तो अभी भी 10 का ही है, बट आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। देखिए अगर इसको मैं इसी ग्राफ को अगर इसी में बनाना चाहूँ,
तो हमारा क्या हो जाएगा, 40 से स्टार्ट होगा, है ना, इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे तो 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 सपोज कीजिए, और आगे तक ले गए हम लोग। इसमें जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो बताने वाला हूँ मैं आपको एक चीज़, कि 40 से 50 कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। अब आप इसको तो इस वाले को डिस्टेंस को जो ये आपका वेस्ट जाएगा बेसिकली, अगर, है ना, तो आप इसको 40 नहीं मान सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि इस 10 को 40 मान लें, क्योंकि अगर आप यहाँ तक 40 मानेंगे तो अगला वाला फिर ये 80 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए एक टेक्निक हम लोग को दिया गया है, उसका नाम है किंक, ठीक है। आप जब आप बुक में आपने देखेंगे तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। ये हल्का सा ऐसे करके किंक टाइप का निकला रहता है, ऐसे करके कर्वी लाइन ऐसे करके एक किंक मार दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अब आप इस गैप को चाहे जितना मर्जी मान लें, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं यहाँ से 40 से स्टार्ट करूँगा, तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि ये 40 है, क्योंकि अगर इस बात का मतलब ये हो जाता कि ये 40 है तो मुझे ये 80 लेना पड़ता, अगला पॉइंट मेरा 80 का हो जाता, फिर मैं ग्राफ कैसे बनाता, ठीक है, तो ग्राफ नहीं बन पाता। तो इस किंक का मतलब क्या है कि इसके बीच में बहुत गैप है, उसको किंक कर दिया गया है, वो 40 है। अब यहाँ से आपको डिसीजन लेना है कि आपको विड्थ कितना लेना है। अब ये वाला गैप जो है मीनिंगलेस है हमारे लिए, ये गैप डिसाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे अब 50 लिख सकता हूँ, फिर 60 लिख सकता हूँ, फिर 70 लिख सकता हूँ, फिर 80 लिख सकता हूँ, फिर उसी हिसाब से फिर आपका ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। 40 to 50 आप 5 ले लेंगे, है ना, 40 to 55 ले लेंगे तो यहाँ ऐसे करके बना लेंगे। फिर 50 to 60 आपका 7 है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे करके 7 ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और 60 to 70 आपका 11 है, तो आप इसको ऐसे आगे बना लेंगे, 11 हो जाएगा आपका ये। और 70 to 80 10 है, तो ये 10 जो है आपका इधर आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। इसमें ये जो है आपने किंक यूज़ किया, जो आपका जो बहुत लंबा गैप था 0 से, क्योंकि ये हमेशा 0 होगा, तो ये गैप जो है आपको वो जस्टिफाई कर देगा आपके टेबल को, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बस इतना ही था। इसमें अब आप तरह तरह के एग्जाम्पल कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है जस्ट उसी के ऊपर सिमिलर क्वेश्चंस आएगा, कोई नया डिफरेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, सारे क्वेश्चन आपके इजीली आई थिंक सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।